हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पढ़ ले 11th कॉमर्स। मैं हूं हीर शाह, आपकी बिजनेस स्टडीज़ की एजुकेटर। जैसे आपको पता है, हमने चारों के चारों चैप्टर कर चुके हैं जो ये टर्म 2 में आने वाले हैं। तो इसके बाद अभी हम शुरू करेंगे सबके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स कि हर एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है और उसे हमें लिखना कैसे है। ये वीडियो के बाद मैं आपके साथ ऑब्वियसली MCQs वाली भी एक करूँगी, ताकि हमें पता नहीं है, राइट। तो इस वजह से हम MCQs वाली भी एक बार कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम आज करते हैं सब्जेक्टिव। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं वो है 2 मार्क या 1 मार्क वाले, 3 to 4 मार्क्स वाले और 1 और 5 मार्क्स वाले। और आपके साथ इसमें मैंने केस स्टडी भी मैं करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। बट ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में कौन से सोर्सेज आते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बना के रखी हूँ। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में कौन से आएंगे। शॉर्ट टर्म में आने वाले हैं ट्रेड क्रेडिट होता है, पब्लिक डिपॉजिट होता है, कमर्शियल पेपर होता है और कमर्शियल बैंक। ये 4 हमारे शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जिसके थ्रू हम लोन फंड्स रेज कर सकते हैं फॉर विद इन अ ईयर और समथिंग। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कमर्शियल बैंक जो है ना, उसमें हम मीडियम टर्म के लिए भी रेज कर सकते हैं फंड्स, और हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी रेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मीडियम टर्म। पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू हम शॉर्ट टर्म भी और मीडियम टर्म के लिए भी रेज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हमें मीडियम टर्म के लिए फंड्स रेज होते हैं। बाद में आते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हमारे पास शेयर्स आ जाते हैं। तो शेयर्स अगर मैं कह रही हूँ, आई मीन बोथ द शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, दोनों ही इसमें आ जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आते हैं डिबेंचर्स। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आती है। और फिर आते हैं कमर्शियल बैंक। तो ये क्या थे हमारे, हम लोग कैसे फंड्स रेज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ से कर सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए कहाँ से कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ से पॉसिबल है। ओके, बिकॉज ये क्या होता है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें पूछते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको अगर लोन रेज करना है, आपको फंड्स रेज करने हैं, देन हाउ विल यू डू दैट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि शॉर्ट टर्म के लिए हम कहाँ से फंड्स रेज कर सकते हैं। So that's the reason I have given you this. Now we can start with question and answers. Okay. So the first question is, name the written given to debenture holders for using their fund. Debenture holders, हमने ये बात कर चुके हैं। अगर debenture holders को जो उनको रिटर्न मिलता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, करेक्ट। जो डिबेंचर वालों को मिलता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, और जो शेयर होल्डर्स को मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। सो जो रिटर्न डिबेंचर होल्डर्स को मिल रहा है दैट इज इंटरेस्ट, और जो रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल रहा है वो है डिविडेंड। सो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, रिटर्न गिवन टू डिबेंचर होल्डर्स, तो क्या मिल रहा है उन्हें, इंटरेस्ट। ओके, ये सारे हैं 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट हम लोग उतने खत्म करेंगे, फिर हमारे 3 to 4 मार्क्स वाले आ जाएंगे। Let's come on to the next question. Name one unique feature of retained earning which is not available in any other source of finance, जो और कोई source of finance में available नहीं है। देखिए, अगर हमें याद होगा, बाकी सारे source of finance में हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में देना पड़ रहा था। अगर शेयर्स है तो हमें डिविडेंड देना पड़ रहा था, अगर डिबेंचर्स थे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, बैंक वालों को भी अगर लोन है तो उन्हें भी पब्लिक डिपॉजिट हो गया, सबको हमें क्या देना पड़ रहा था, इंटरेस्ट कोई ना कोई तरीके से। बट नॉट फॉर रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग तो मेरे ही जमा किए हुए पैसे थे ना, मेरे ही पिगी बैंक वाले पैसे थे, तो उसमें मैं किस बात का इंटरेस्ट दूंगी। ओके, सो क्या होता है, कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व्ड नहीं होता। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो एक्स्ट्रा जो हमें खर्चा करना पड़ रहा है टू रेज द फंड थ्रू दिस सोर्स, वो नहीं है। जैसे कि हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, डिविडेंड नहीं देना पड़ रहा, और ये एक परमानेंट सोर्स है।
परमानेंट, हमेशा मेरे पिगी बैंक वाले पैसे हमेशा जितने भी उसमें हो वो उतने मेरे ही रहेंगे और किसी और मुझे उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है रेस करने के लिए. ओके, इट्स अ परमानेंट सोर्स. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसमें नहीं लगता है. बाकी सब में कोई ना कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन जस्ट लाइक इंटरेस्ट और डिविडेंड वो हमें पे करना पड़ रहा है, बट नॉट इन केस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. इजी. Let's come on to the third question. What is the similarity between ADR and public deposit? ADR और public deposit में क्या है similarity? देखिए, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि जिनको भी ADR अगर हम देते हैं, so they don't have any voting rights. ओके, उनके पास हमारे जिनके पास भी हमारे ADR है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स जो इन्वेस्टर्स लेते हैं, they don't have any voting rights. सेम फॉर पब्लिक डिपॉजिट ना, दे आर नॉट दी ओनर्स ऑफ आवर कंपनी. ओनर अगर नहीं है तो उन्हें वोट करने के लिए नहीं मिलने वाला. ओके, सो दोनों में क्या हो जाता है, ADR और पब्लिक डिपॉजिट दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में ही नो वोटिंग राइट्स. दोनों के पास वोटिंग राइट्स नहीं है. वोटिंग राइट्स अगर नहीं है तो इसका क्या मतलब है, dilution of management is not there. Okay, so easy. क्या था, ADR और पब्लिक डिपॉजिट में दोनों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं. Okay, the depositors do not have any voting rights, so the control of the company is not diluted. So this is how we are going to write the answer. बस छोटा सा है क्योंकि ये 1 या 2 मार्क का है, उसमें एक सेंटेंस इज मोर देन इनफ. उससे ज़्यादा हमें लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव बीन सेटअप बाय सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन टू बिजनेस. आपको अगर याद ना हो, आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें कहा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन एस्टैब्लिश करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. और अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए मैंने बताया भी था मीडियम और लॉन्ग टर्म में कौन सा दोनों है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके, सो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो गवर्नमेंट ने सेटअप की है वो कौन सी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो इसका सिर्फ आप फ्रेमिंग देखिए कैसा है, ज़्यादा कुछ है नहीं. नेम द ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम छोटे बच्चे तो रहे नहीं हैं, वी नो हाउ डू वी राइट दी आंसर्स. जो इतने छोटे छोटे आंसर्स होते हैं, वी नो हाउ डू वी फ्रेम इट. हम सिर्फ आंसर लिख के नहीं छोड़ते हैं, वी राइट द फुल सेंटेंस. ओके, सिर्फ आंसर लिखने के हमें मार्क्स कट सकते हैं, सो ऑलवेज राइट अ फुल सेंटेंस फॉर दैट. सो व्हाट इज द आंसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेटअप बाय सेंट्रल, फिर तो बस क्वेश्चन ही कॉपी कर देना है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स to provide medium term and long term loan to business sector. Easy. देखिए, इसलिए हमें काफ़ी सारी बार क्या होता है, फीचर्स जो है जो उन्हें इंट्रोडक्शन दिया है वो रीड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंदर अंदर से वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं. फाइन. एंड वी ऑल्सो हैव टू नो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म फंड्स रेस कौन से सोर्स के थ्रू होते हैं. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. पूछ रहे हैं राइट वन सिमिलैरिटी बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. क्या सिमिलैरिटी हो सकती है, मैं आपको एक की जगह काफ़ी सारे बता देती हूँ. लेट्स गो ऑन टू दैट. सो ये हो गया मेरा प्रेफरेंस, ये हो गया इक्विटी. अभी दोनों ही हमारे किस में आते हैं, दोनों ही हमारे, मैंने इसको डिफरेंस की तरह क्यों कर दिया, आई एम सो सॉरी, ये डिफरेंस की तरह नहीं होना चाहिए था. ओके, सो दोनों में सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या आ सकती है, दोनों ही ओनर्स फंड है ना. सिमिलैरिटी लिखनी थी, मैंने गलती से डिफरेंस कर दिया, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन, मेरे जैसे ऐसे नहीं करना. सो ओनर्स फंड है दोनों को ही क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है एज रिटर्न. करेक्ट, दोनों को ही डिविडेंड मिलता है. बाद में और एक क्या है, दोनों को ही डिविडेंड जो मिलता है इज आउट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट जो होता है नेट अर्निंग, या तो नेट अर्निंग भी हम लिख सकते हैं,
जो नेट अर्निंग होती है वो उन्हें हमेशा डिविडेंड उसमें से ही मिलता है। सो देखिए, एक की जगह हमारे पास 3 आ गए, करेक्ट। सो दीज आर द सिमिलैरिटी बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। अंडरस्टूड? आई होप, नो डाउट। सो अगर आपको इसे सेंटेंस में लिखना हो, हाउ कैन यू राइट इट? वी कैन से that the equity share and preference share capital are both the owner's fund. Second point में हम लिख सकते हैं both equity share and preference share capital get dividend as a return. फिर next हम क्या बता सकते हैं that the dividend that they get is from the net earning or profit that is earned by the company after tax deduction. Very important, please लिख देना after tax deduction, क्योंकि हमें पता है कि हम इन लोगों को हमेशा टैक्स डिडक्शन के बाद ही जो प्रॉफिट होता है वो होता है जिसमें से उन्हें उनका डिविडेंड मिलने वाला है। ओके, इजी। एक अगर बताए ना, टू बी ऑन अ सेफर साइड, 2 हमेशा लिख दो। अगर याद है देन इट्स गुड यू राइट 2, ताकि क्या होगा, आपको मार्क्स तो ज़्यादा ऐसे ऑब्वियसली नहीं मिलने वाले, बट इट्स बेटर दैट वे। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ 2 इंडियन कंपनीज दैट हैव इशूड GDR। ये आपको याद ही रख लेने हैं। एक्सिस बैंक हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, और ICICI बैंक हो गई। तो इसमें से कोई भी 2 लिख देना, आपका काम हो जाएगा। पर अगर यही क्वेश्चन अगर आपको आता, विच कंपनी हैज रेज्ड फंड्स थ्रू IDR? ओके, विच कंपनी हैज रेज्ड फंड्स थ्रू IDR। IDR के थ्रू मतलब इंडिया में ऐसी कौन सी ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसने इंडिया में अपने जो शेयर्स है उसको डिपॉजिटरी रिसीट्स में कन्वर्ट किया है? एक ही कंपनी है और वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ओके, एक ही कंपनी है जिसने IDR के थ्रू फंड्स रेज किए हैं। सो just remember that one company is only there. Let's go on to the next question now. Preference share capital is not suitable for which type of investors? कि कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं है? सो अगर आपको ये जानना है, आप अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो आपका डीमेरिट का फर्स्ट पॉइंट है, यू कैन रीड दैट। उसमें क्या कहा था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उनके लिए सूटेबल नहीं है जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, जिन्हें रिस्क हु आर विलिंग टू टेक रिस्क। फाइन। सो इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन हायर रिटर्न्स, जो रिस्क लेना प्रेफर करें और उन्हें हायर रिटर्न चाहिए भी, तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उनके लिए नहीं है। उनके लिए कौन सा शेयर कैपिटल सूटेबल है? इक्विटी शेयर कैपिटल इज सूटेबल फॉर देम। ओके, so just look at the first point of your demerit and preference share capital. Let's go on to the next question. ये सारे हमारे हो गए 1 या 2 मार्क के जो क्वेश्चंस थे, यहाँ पर मैंने आपके साथ सारे कर दिए हैं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इफ़ देर आर एनी क्वेश्चंस इन विच यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एन आंसर फॉर दैट, please let me know in the comment section and I will obviously help you with all the answers of that questions. Okay, let's go on to any like 3 और 4 मार्क वाले questions पे अभी हम आ जाते हैं, जो 3 से 4 मार्क के लिए आ सकते हैं। अभी देखिए 3 से 4 मार्क वाले क्वेश्चन है तो हमें आंसर भी उसी हिसाब से लिखने पड़ेंगे, थोड़े बड़े हो जाते हैं वो। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। डिफाइन शेयर एंड राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ इट। हमें शेयर्स जो है उसको डिफाइन करना है। तो शेयर का डेफिनेशन क्या है? कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड शेयर्स। जो कैपिटल होता है उसे जब हम स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। फाइन। अभी उसके एडवांटेजेस अगर आप मुझे पूछेंगे तो एडवांटेजेस अलग से तो हमारे बुक में नहीं थे, NCERT में नहीं है वो। हमारे पास इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के हमारे पास मेरिट्स और डीमेरिट्स है, बट शेयर्स का अलग से नहीं है। सो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों में से मिलाकर हम इसके एडवांटेजेस लिख देंगे। जो दोनों में कॉमन है ना वैसे देखना, ताकि वो शेयर्स के ही एडवांटेजेस हो जाएंगे। सो देखिए, बर्डन नहीं होता कंपनी पे डिविडेंड पे करने के लिए। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पर तो कोई भी बर्डन है ही नहीं, बट जो प्रेफरेंस शेयर है उनके लिए भी इतना ऐसा कोई बर्डन नहीं है।
अगर लॉस हुआ या तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्हें भी कोई डिविडेंड मिलने वाला नहीं है, उनको सिर्फ प्रेफरेंस होता है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, सो कोई बर्डन ही नहीं है कंपनी पे। अगर वो कंपनी अगर लॉस पे चल रही है या तो प्रॉफिट नहीं हुआ है बिल्कुल भी, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर वो लोग वो साल डिविडेंड नहीं देंगे, इट्स फाइन। सो उनके ऊपर वो थोड़ा जो बर्डन होता है दैट इज गॉन। उसके बाद क्या है, ये परमानेंट कैपिटल है। परमानेंट कैपिटल क्यों? क्योंकि ये जो पैसे है ना, ये पैसे प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स को तभी दिए जाएंगे जब कंपनी वाइंड अप होने वाली है, जब कंपनी बंद होने वाली है। उसके पहले उनके ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो देने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें सिर्फ डिविडेंड मिलता रहेगा। बट दैट मनी इज गोइंग टू बी देयर विद द कंपनी टिल द एंड, टिल द कंपनी इज वाइंडिंग अप। फिर क्या होता है, यहाँ पे कोई भी चार्ज ऑन द एसेट नहीं होता है, मतलब कोई भी मुझे एसेट को मॉर्गेज नहीं करना पड़ेगा, या तो मुझे कोई भी एसेट को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ओके, सो उस वजह से क्या होता है कि वो जो एसेट है वो कंपनी कोई और तरीके से, कोई और सोर्स से फंड्स रेज करने के लिए यूज कर सकती है। इजी। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द शेयर्स। सो मैंने ये क्या किया, मैंने ये जो इक्विटी और प्रेफरेंस वाले जो मेरिट्स थे उन दोनों में जो मुझे कॉमन लग रहे थे मैंने उसमें से उठा के मैंने शेयर्स के एडवांटेजेस में डाल दिया। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। डिफरेंस बिटवीन, अभी आ गया डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स। 3 से 4 मार्क का है तो हमें 4 तो लिखने ही पड़ेंगे। सो लेट्स डू दैट। सो सबसे पहले हम कहेंगे शेयर्स के बारे में, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिबेंचर्स के बारे में। ओके, सो अभी सबसे पहले क्या होगा, शेयर्स जो है वो ओनर्स फंड है, जबकि डिबेंचर्स क्या है, बोरोड फंड है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। बाद में सेकंड क्या होगा, शेयर्स जिसके पास होता है दे गेट डिविडेंड, और जिनके पास डिबेंचर्स होता है व्हाट डू दे गेट, दे गेट इंटरेस्ट। बाद में शेयर्स जिनके पास है वो लोग क्या है, ओनर्स ऑफ कंपनी, और ये लोग क्या है, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। ओके, ये हो गए 3। इसके बाद इनको क्या है, नो फिक्स्ड रिटर्न। इनको रिटर्न फिक्स्ड नहीं होता है क्योंकि मिला ना मिला वी डोंट नो। ओके, दे गेट फिक्स्ड रिटर्न। ओके, इनको उनका इंटरेस्ट मिलने ही वाला है, नो मैटर कंपनी लॉस पे भी क्यों ना चल रही हो, दे आर गोइंग टू गेट द इंटरेस्ट। ओके, फाइन, इजी। 4 पॉइंट्स हम आराम से लिख सकते हैं। और अगर आपको और भी ज़्यादा पॉइंट्स देखने हो, मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ओनली, उस पर आप अगर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे डिफरेंस के। सो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ऐसे ही है ना, हम लोगों को जैसे हमने देखा था सिमिलैरिटी थी ना, हमें जो क्वेश्चन था प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर के बीच में, तो उसमें हम लोगों को वो लोग डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आइदर दे कैन आस्क यू डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और दे कैन आस्क यू डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एंड इसके जो चांसेस है आने के वो बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ डू इट प्रॉपरली। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रेफरेंशियल राइट्स आर एंजॉयड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऐसे कौन से राइट्स मिलते हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता है डिविडेंड के लिए। ओके, प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड कैसे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले इनका डिविडेंड दिया जाता है, फिर जो बचता है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है ना, तो वो टाइम पे क्या होता है, जब भी सबको सारे जो क्रेडिटर्स थे उन्हें पैसे देने के बाद जो पैसे बचते हैं उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनके पैसे दिए जाएंगे, फिर जो बचेगा उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ नॉट गिवन इन द बुक बट आपको पता होना चाहिए, दैट इज जब भी क्या होता है प्रॉफिट, देखिए
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिल गया, बाकी का बचा हुआ जो प्रॉफिट था उसमें से डिसाइड किया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम इतना पैसा दे देंगे। वो देने के बाद और भी जब पैसे बचे थे ना, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट है कि वो लोगों को वो बचे हुए पैसे में से और उनको डिविडेंड मिले। एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स से कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था वो था 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए उनको जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एज वी नो उनको प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड होता है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया। तो उनके डिविडेंड देने में उन लोगों के चले गए 2 लाख, फिर बचे 8 लाख। वो 8 लाख में से वो लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, उनको हम डिविडेंड कितने में से देंगे, हम उन लोगों को डिविडेंड देंगे लेट्स से 6 लाख। ओके, टोटल उन लोगों को 6 लाख का डिविडेंड मिल गया। एज वी कैन सी और 2 लाख रुपए बचे हैं, है ना। तो और जो 2 लाख रुपए बचे हैं उनको उसमें राइट है टू पार्टिसिपेट। ओके, आफ्टर पेमेंट जो अभी ये 2 लाख में से उनको भी पैसे मिलने का पूरा पूरा अधिकार है। सो ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, सी दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन एक्सेस प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर वालों को देने के बाद जो पैसे बचते हैं उसमें से पैसे मिलने का उनको पूरा पूरा अधिकार है, उन्हें पूरा राइट है। ओके, सो ये 3 जो है वो पॉइंट है कि हाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंस, उन्हें कैसे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इट्स अबाउट दैट। ओके ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के हमें लिमिटेशंस पूछे हैं, तो अगर आपको पता होगा हम लोगों की बुक में इसके दे दिए हैं। लिमिटेशंस क्या होते हैं हमारे? डीमेरिट्स। ओके, सो ये किन के लिए है? अभी सबसे पहला पॉइंट क्या है? इन्वेस्टर्स जिन्हें स्टेडी इनकम चाहिए वो लोग क्या करेंगे? इक्विटी शेयर उनके लिए प्रेफरेबल नहीं है, रिटर्न फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना। सो जिन्हें स्टेडी इनकम चाहिए, उन्हें ऐसा रिस्क इतना नहीं लेना है, तो उनके लिए ये प्रेफरेबल नहीं है। सेकंड क्या है? कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर्स एज कम्पेयर टू रेजिंग इट थ्रू अदर सोर्सेज। काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं अगर हमें फंड्स रेज कर लें थ्रू इक्विटी शेयर। बाकी सारे जो अगर कोई हमें सोर्स से अगर फंड रेज करना हो तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। नेक्स्ट क्या है? इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर। वोटिंग पावर डाइल्यूट कर देता है, क्योंकि पहले अगर 10 लोग थे जो वोट कर रहे थे एंड दे वर डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू मैनेज द कंपनी, अब उसकी जगह अगर 15 लोग हो गए तो क्या हो जाएगा? 15 लोगों की वोटिंग आएगी, तो उसकी वजह से क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्या होगा? अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाता है, क्योंकि पहले जो अगर मेरा प्रॉफिट था, अगर मानो मेरा पहले जो प्रॉफिट था 100 रुपीज़ था, 10 लोगों में देने पड़ रहे थे, तो हर एक को 10 रुपये मिल गए। ओके, पर अभी अगर मेरे जो शेयर होल्डर्स है इक्विटी वो अगर 20 हो गए तो हर एक को सिर्फ 5 रुपये ही मिलेंगे। ओके, तो हर एक की अर्निंग भी कम हो जाती है। फिर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है, इसकी वजह से डिले होते रहता है फॉर द इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर। Understood? So these are the 4 points of limitations, that is demerits. Let's come on to the next question. अभी हमें लिखने हैं 3 advantages of retained earning. Retained earning आपको पता ही है, मेरे पिगी बैंक में जो पैसे हैं मैं वही ले रही हूँ अपना बिजनेस चलाने के लिए, वो हो गया मेरा retained earning. तो retained earning के advantages हमें पता ही है क्या क्या है, हमने जो merits इसके पढ़े हुए हैं, that is what we have to write. Okay? तो सबसे पहला क्या है? रिटेन्ड अर्निंग एक परमानेंट सोर्स है, मैंने आपको पहले ही कहा था परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है ये, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा अवेलेबल होगा ही होगा। नेक्स्ट क्या है? कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है इसमें। ओके, जैसे कि डिविडेंड नहीं देना, इंटरेस्ट नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। उसके बाद क्या है? जब फंड्स ये जो है इंटरनली जनरेट होते हैं, ओके, इंटरनली जनरेट होने की वजह से इसको मुझे कैसे यूज़ करना है, इट्स अप टू मी। नो वन इज़ गोइंग टू टेल मी हाउ एम आई सपोज टू यूज़ दीज फंड्स। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और मेरे पास फ्रीडम है कि इसे मुझे कैसे यूज़ करना है।
उसके बाद क्या है, इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू अब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। अगर मुझे कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ और मेरे पास अगर पैसे बचे हो तो वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स जो है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक अगर समझिए कि आपकी मम्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स करती है घर पे, उनके पास हमेशा थोड़े थोड़े पैसे बचे हुए रहते हैं। तो अभी क्या हुआ कि कुछ रीज़न की वजह से मानो कि आपके पिताजी को शायद हॉस्पिटल जाना पड़ा और अभी बैंक सारी बंद है, कहीं से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, अकाउंट में तो बहुत पैसे हैं बट अभी एटीएम के अंदर पैसे नहीं है, बैंक से हम निकाल नहीं पा रहे। ऐसे टाइम पे क्या होगा, आपकी मम्मी ने जो पैसे सेव करके रखे थे वो पैसे काम में आ जाएंगे। तो जो अनएक्सपेक्टेड कुछ जो चीज़ें हुई थी उसके लिए ये रिटेन्ड अर्निंग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। फिर क्या होता है, इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि पता है सबको कि कंपनी के पास पैसे पड़े हुए हैं तो हमें वो लोग आगे जाके देने की पूरी संभावना है उनकी। ओके, सो ये है हमारे एडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। देखिए, हमारे जितने भी सोर्सेज हमें करने हैं ना, वो सबके हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स करने ही करने हैं। आएंगे ही आएंगे, कौन सा आएगा दैट वी डोंट नो। ओके, तो हमें सारे के सारे जो सोर्सेज है उसके हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स तो करने ही पड़ेंगे। ओके, फिर आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखिए वापस से आ गए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो होगा ही होगा आपको, उसके ऊपर आपको एक पक्का क्वेश्चन आने ही वाला है। अभी ये हमारे हो गए 3 to 4 मार्क्स के, अभी हमारे आएंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके, सो अभी हमें पूछ रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हम लोग 5 मार्क का है तो दोनों में 3-3 पॉइंट्स हमें लिखने ही है ताकि हमारे 5 मार्क पक्के हो जाए। सो एडवांटेजेस क्या है, द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी कंडीशंस इतनी ज़्यादा नहीं है। फाइन, जो पब्लिक डिपॉजिट का जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जो हम लोग कॉस्ट जिसके ऊपर हम लोग लेते हैं पैसे, जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो पब्लिक को हमें कम देना पड़ रहा है। अगर ये कंपनी ने बैंक से अगर लोन लिया होता तो उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता था। उसके बाद क्या कह रहे हैं, डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। वापस से सेम, अगर मैंने बैंक में अपने पैसे रख रही हूँ तो बैंक क्या कुछ मॉर्गेज देगी मुझे कि अरे मैंने अगर आपके पैसे नहीं दिए तो मैं आप मेरा ये चीज़ ले लीजिए, नहीं ना, राइट। तो सेम यहाँ पे भी होता है, जब एक पब्लिक अपने पैसे एक कंपनी के पास रखती है तो कंपनी को उसके लिए अपनी कोई भी एसेट जो है वो मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती है, गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि वो लोग कोई और सोर्स के थ्रू फंड्स और ज़्यादा रेज कर सकते हैं वो अपनी एसेट को मॉर्गेज करके। एज अ डिपॉजिटर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट, यहाँ पे उनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं। मैंने आपको ये पहले भी कहा था, हम लोग जब 1 मार्क का वो क्वेश्चन कर रहे थे, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन एडीआर एंड पब्लिक डिपॉजिट, दोनों के पास वोटिंग राइट नहीं होते। देखिए पब्लिक डिपॉजिटर्स के पास वोटिंग राइट कैसे होंगे, बोरोड फंड है ना, सिर्फ ओनर्स फंड जो होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होते हैं, उसमें भी सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर्स के पास, और किसी के पास होते ही नहीं है। ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनके पास ही वोटिंग राइट्स होते हैं एंड नो वन एल्स। अंडरस्टूड। तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है तो मैनेजमेंट की जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसमें उनको बोलने का कोई भी राइट नहीं है। अभी आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। जो नई कंपनी है ना वो लोगों को इसके थ्रू फंड्स रेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि लोग भरोसा नहीं करते हैं इनके ऊपर कि अरे यार हम नई कंपनी है, वी डोंट नो यू, हाउ कैन वी ट्रस्ट यू विथ आवर मनी। नेक्स्ट क्या है, अनरिलायबल सोर्स है क्योंकि पब्लिक शायद रिस्पॉन्ड ना करे। कंपनी ने कहा पब्लिक डिपॉजिट आप करिए करिए करिए, बट व्हाट इफ अगर लोगों ने डिपॉजिट नहीं किया तो सो ये अनरिलायबल होती है काफ़ी। नेक्स्ट क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो टाइम पे जब कंपनी को बहुत ज़्यादा लोन चाहिए, बहुत ज़्यादा उन्हें पैसे चाहिए, वो टाइम पे ये डिफ़िकल्ट सोर्स है। ओके, सो ये है पब्लिक डिपॉजिट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन एडीआर एंड जीडीआर। एडीआर और जीडीआर के बीच में ना एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं थे, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हम ये 3 से 4 मार्क के अंदर आ सकता है। ओके, सो अगर हमें एडीआर और जीडीआर का अगर हमें डिफरेंस पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो उसका है ना हम लोग लिख देंगे उसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी
रिसीट्स। ओके, और इसका हमें पता है अमेरिकन की जगह ये हो जाएगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। फाइन, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें कैपिटल कैसे रेज कर सकते हैं, कैपिटल रेस्ड थ्रू अमेरिकन इन्वेस्टर्स, एडीआर है ना अमेरिकन। ओके, तो ये सिर्फ अमेरिका के थ्रू ही हो सकता है, जो अमेरिका में इन्वेस्टर्स बैठे हैं वो लोगों के थ्रू ही हम लोग इसके थ्रू कैपिटल रेस कर सकते हैं। जबकि इसके लिए क्या हो सकता है, कहाँ से कर सकते हैं हम, सारे ही बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके, ऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट अमेरिकन। ओके, अमेरिकन को छोड़ के बाकी सबके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अभी ये कहाँ लिस्ट होंगे, एडीआर कहाँ लिस्ट होते हैं, एडीआर कहाँ लिस्ट होते हैं, लिस्ट इन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, वहाँ की जो भी स्टॉक एक्सचेंज होती है वहाँ पे, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नैस्डैक हो गया, वहाँ पे होगी। जबकि ये कहाँ पे होगी, इसकी लिस्टिंग कहाँ पे होगी, लिस्ट इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में हो सकती है एक्सेप्ट अमेरिका। अगेन द सेम थिंग। ओके, अमेरिका को छोड़ के और कहीं पे भी हो सकती है। अंडरस्टूड? ओके, so these are the difference between ADR and GDR. Let's go on to the next question. Okay, ये आ गए हमारे केस स्टडी वाला क्वेश्चन। देखिए, कभी भी अगर हमें केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन है, पूरी हमें कहानी नहीं पढ़नी है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट सेंटेंस। ओके, लास्ट सेंटेंस से जब भी हम पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, काफ़ी बारी हमें पता चल जाता है व्हाट दे आर आस्किंग अस। और काफ़ी बारी पता है क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है ना वो डायरेक्ट हो जाता है, हमें रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट इज़ द रीज़न वेन एवर वी आर डूइंग केस स्टडी क्वेश्चंस, हमेशा लास्ट से रीड करें, पूरा पहले रामायण हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सबसे पहला यही क्वेश्चन है तो मैं यही पढ़ूंगी। सो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अबाव कंपनी, मतलब अभी ये पढ़ना पड़ेगा मुझे। एटलीस्ट पता चल गया कि जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए मुझे ये कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो वो लोग स्टेटस की बात कर रहे हैं। स्टेटस ऑफ द कंपनी मतलब क्या होगा, या तो वो साउंड हो सकती है या तो अनसाउंड हो सकती है। साउंड मतलब वो बराबर काम कर रही है, अच्छे खासे पैसे है उसके पास, एंड वो लोग अपने सारे जो इन्वेस्टर्स है दे आर गिविंग देम डिविडेंड प्रॉपरली और द इंटरेस्ट प्रॉपरली। अनसाउंड है मतलब क्या है, उनके पास पैसे नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू यू which source of finance should be used by the company in establishing new units? Give any two reason in support of your answer. चलो एक काम करते हैं, दो क्वेश्चंस आ गए ना जिसमें हमें कहानी पढ़नी पड़ रही है। लेट्स रीड इट। सो पहला क्या है, ओजस ऑटो लिमिटेड is a very well known auto company in the industry having more of equity share capital than long term debt in its capital structure. मतलब क्या कह रहे हैं, इनके पास इक्विटी शेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो लॉन्ग टर्म लोन है वो कम है इनके पास। ओके, इट इज़ विलिंग टू एक्सपैंड एंड एस्टैब्लिश न्यू यूनिट इन द बैकवर्ड रीजन and want to train the tribal women in skill development to empower them. It has a huge amount of cash reserve of rupees 1000 crore. उनके पास कैश रिजर्व मतलब अपना खुद का पिगी बैंक में उनके पास कितने पैसे पड़े हैं, 1000 करोड़। देखिए उनके पास इतने अच्छे खासे पैसे हैं, इतनी वेल नोन कंपनी है, उसका मतलब क्या होता है, उनका स्टेटस कैसा है, इनका कैपिटल स्ट्रक्चर साउंड है। ओके, इनका साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों कहेंगे हम लोग, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इनके इक्विटी शेयर के थ्रू उन्होंने ज़्यादा फंड्स रेज किए हैं, लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू उन्होंने कम किए हैं। तो जब भी ऐसा होता है, इक्विटी शेयर ज़्यादा लॉन्ग टर्म कम, तभी वो साउंड होती है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अकॉर्डिंग टू यू विच सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड बी यूज्ड बाय द कंपनी इन एस्टैब्लिशिंग न्यू यूनिट, उन्हें कहाँ से उन्हें पैसे इकट्ठे करने चाहिए, कहाँ से वो लोग रेस करेंगे। ऑब्वियसली अगर मेरे पिगी बैंक में पैसे पड़े हुए, मैं कहीं बाहर क्यों जाऊँ,
मेरे पास ऑलरेडी 1000 करोड़ पड़े हुए थे ना, सो व्हाई वुड आई गो आउट एंड टेक लोन फ्रॉम समवन एल्स। सो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है थ्रू टू रेज द फंड। वो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों आपको ये ऐसे, आपने क्यों सोचा कि आपको इसी के थ्रू करने चाहिए। देखिए उसका रीज़न क्या था, मेरे जो रिसोर्सेज है ऑप्टिमली यूज़ कर पाऊंगी, मेरे पास अपने खुद के ही पैसे थे तो मैं बाहर क्यों जाऊं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ओके, और नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, खुद का फंड है ये, तो फिर इसमें क्या होगा, मैंने इक्विटी शेयर के थ्रू मैंने और रेज नहीं किए तो डाइल्यूशन नहीं होगी ना। अगर इक्विटी शेयर के थ्रू किए होते तो डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट होना पॉसिबल था। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, मैनेजमेंट इज नॉट डाइल्यूटेड। वाई, क्योंकि वोटिंग राइट्स अभी उतने ही इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास थे जितने पहले भी है। ओके, और मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ाए नहीं थे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वैल्यू डज द कंपनी एग्जिबिट। ये क्वेश्चन है ना बहुत आते हैं ऐसे, ये क्वेश्चन पक्का आता ही आता है कि कंपनी ऐसी क्या वैल्यूज एग्जिबिट कर रही है। अगर आपने देखा होगा कंपनी ने क्या कहा था, उन्हें कहाँ पे चाहिए ये इंडस्ट्री, आई जस्ट चेंज द कलर एंड आई जस्ट शो इट टू यू। उन्हें ये इंडस्ट्री कहाँ पे चाहिए थी, बैकवर्ड रीजन में चाहिए थी, और उन्हें क्या चाहिए था, ट्राइबल विमेन को उन्हें ट्रेन करना था। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखी जो कंपनी कर रही थी, तो ये कोई वैल्यू दिखा रही है ना। सो उसमें उन्हें क्या है, सबसे पहले तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट चाहिए उन्हें, क्योंकि बैकवर्ड रीजन में करने की वजह से क्या होगा, वो रीजन डेवलप होगा। और नेक्स्ट चीज़ क्या कर रही है, विमेन को ट्रेन कर रही थी ना, तो ये विमेन एम्पावरमेंट हो गया। ओके, तो ये दो चीज़ हो गई, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड विमेन एम्पावरमेंट। Understood? Easy? So this is how we should always do a case study question. एक और है, let's do one more question. ठीक है? So यहाँ पे अभी क्या कह रहे हैं, which two sources of finance should be used by the company? वापस से मुझे क्वेश्चन ही रीड करना पड़ेगा, पूरी कहानी रीड करनी पड़ेगी। And what value does the company exhibit? देखिए लास्ट क्वेश्चन जैसा ही था, what value मतलब अभी हमें ये कहानी पढ़नी ही पड़ेगी, what are they trying to say? काफ़ी बारी मैं इसलिए कहती हूँ कि लास्ट से इसलिए पढ़ो, आपको पता चलेगा कि ये हमें पूरी केस स्टडी रीड करनी है या नहीं। ऐसे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड वी डोंट हैव टू रीड द होल केस स्टडी। या तो ऐसे भी होता है कि क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं वो लोग दैट वी अंडरस्टैंड इतने सारे जो हमने टॉपिक्स किए उसमें से अभी वो लोग कौन से चीज़ के, कौन से चैप्टर के ऊपर पूछ रहे हैं। सो हमारा क्या होता है, नैरो हो जाता है, क्योंकि वी हैव टू थिंक अबाउट दिस पार्ट ओनली। ओके, सो लेट्स रीड इट। Avica Limited Company, an IT giant company registered in India, want to top the huge amount of sources for its growth and expansion from USA. कहाँ से चाहिए उसको, USA से। Obvious है, which two source of finance? सबसे पहले तो ADR होगा ही होगा, करेक्ट, ADR पक्का होगा, क्योंकि क्यों, यहाँ पे पहले ही बता दिया था, growth and expansion from USA. Okay. It also needs money for a period of less than 3 years to meet its medium cum short term needs. Medium और short term जो needs है उसके लिए उन्हें चाहिए। मीडियम और शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बताया था, कौन सा कॉमन था, पब्लिक डिपॉजिट, करेक्ट, पब्लिक डिपॉजिट उन दोनों में ही कॉमन था। तो इस वजह से ये कहाँ से करेगी, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू भी करेगी। ओके, तो दो सोर्स हो गए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो जो मैंने आपको पहला लिस्ट बताया था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। बट यू नो पब्लिक डिपॉजिट के अलावा एक और था, कमर्शियल बैंक। वो कमर्शियल बैंक के थ्रू भी कर सकती है, क्योंकि कमर्शियल बैंक हमारे तीनों में ही आए थे ना, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग तीनों में आए थे, इसलिए वो उसके थ्रू भी कर सकती है। सो आइदर पब्लिक डिपॉजिट और थ्रू कमर्शियल बैंक। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच सोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आप अपने से आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने काफ़ी बार आगे भी कर चुके हैं और हमारे बुक में भी ये है। ओके, सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखने हैं, वो तो हम आराम से लिख देंगे। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वैल्यू डज अ कंपनी एग्जिबिट
ओके आगे देखते हैं. कंपनीज फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अंडर प्रिविलेज्ड यूथ. एजुकेशन भी दे रही है और एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है किन्हें? अंडर प्रिविलेज्ड यूथ को. और क्या कर रहे हैं? 50% ऑफ इट्स ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू सोलार पावर. सोलार पावर के थ्रू कर रहे हैं, मतलब एनवायरमेंट के लिए भलाई कर रहे हैं वो लोग. ओके सो इसका क्या वैल्यू था इसमें? दे आर बेटरमेंट ऑफ एनवायरमेंट था इनका. ओके एनवायरमेंट के लिए वो लोग अच्छा सोच रहे हैं. और सेकंड क्या था इनका? ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं ना, क्योंकि अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उन्हें वो लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं. या तो वी कैन ऑल्सो से कि वो लोग बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल. क्यों? क्योंकि ये लोगों ने किन्हें दिया? अंडर प्रिविलेज लोगों को. ओके सो अलग अलग जहाँ से लोग आ रहे हैं सबके वो बैलेंस दे रही है. हाउ? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऐसे लोगों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दिया जो लोग अंडर प्रिविलेज थे, जिनके पास उतने पैसे नहीं थे या तो जिनके पास जॉब नहीं है. ओके तो यहाँ पे एक और दिया है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. वी कैन राइट दैट ऑल्सो. ओके वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है लोगों को. सो हमारे पास यहाँ पे वो क्या कर रही है? 3 जो है वैल्यूज एग्जिबिट कर रही है. अंडरस्टूड? लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. फ्रॉम विच सोर्स अ फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म फंड्स एज लोन when not provided by कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक अगर नहीं दे रही है तो कहाँ से करेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. लोन की बात कर रहे हैं, या तो फाइनेंशियल बता दो या तो डिबेंचर्स भी बता दो, बिकॉज डिबेंचर्स भी एक लोन ही है ना हमारा. हम शेयर्स इसमें नहीं बोल सकते. शेयर्स क्यों नहीं? क्योंकि ओनर्स फंड है, ओनर के पैसे है. लोन नहीं कहलाता वो. लोन वो कहलाता है जो हमने पब्लिक से लिए हैं और हम उन्हें उसके लिए इंटरेस्ट दे रहे हैं. इट इज़ नॉट ओनर्स फंड. ओके सो ये बोरोड कैपिटल है, इसलिए इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ सकता है, डिबेंचर्स भी आ सकता है, क्योंकि दोनों ही लॉन्ग टर्म. मैंने आपको पहले ही कहा था, देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो लोग ने क्या कहा? लॉन्ग टर्म फंड. तो आपको भी सारे आपके याद रखने पड़ेंगे कौन से थे लॉन्ग टर्म फंड में. ओके अभी हमें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं. वी नो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें सारे ही सोर्सेज ऑफ फंड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, दैट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, हमें करने ही पड़ेंगे. ओके सो पहला क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस देती है. लो फर्स्ट ही पॉइंट था एडवांटेज का. अगर आपने अच्छे से एडवांटेजेस पढ़े होते ना तो आप सीधा आंसर दे सकते थे. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो कमर्शियल बैंक नहीं देती है. बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फंड्स, ये लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजरल और टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं और कंसल्टेंसी भी देते हैं. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? अगर हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू लोन अगर रेस किया तो फिर हमारे गुडविल भी बढ़ जाती है, और कंपनी की गुडविल बढ़ने की वजह से क्या होता है? वो लोग और भी सोर्सेज से फंड्स रेस कर सकते हैं. ओके एज रीपेमेंट ऑफ लोन क्या होता है? इंस्टॉलमेंट में देने पड़ते हैं. इंस्टॉलमेंट में देने पड़ते हैं इसलिए कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं है. एक साथ अगर पैसे देने पड़े तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है. छोटे छोटे अमाउंट में अगर मुझे पैसे देने पड़ते हैं किसी को, इट बिकम्स ईजियर फॉर मी. नेक्स्ट क्या है? फंड्स आर अवेलेबल इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन. जब बाकी के सोर्सेज ऑफ फंड्स पैसे नहीं दे रही है डिप्रेशन के टाइम पे, वो टाइम पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तब भी हमें फंड्स देती है. ये हो गए एडवांटेजेस. अभी नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस. रिजिड क्राइटेरिया होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है. इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है कि उसमें इतना ज़्यादा डिले हो जाता है. ओके नेक्स्ट क्या है? सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं, जैसे कि डिविडेंड पेमेंट के ऊपर वो लोग रेस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं. कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है, वो लोग कितना बोरो कर सकती है, उन सब के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं. नेक्स्ट क्या है? उनके जो नॉमिनीज है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो लोग रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो पावर ऑफ द कंपनी है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, बिकॉज इवन दे हैव अ से इन हाउ द कंपनी इज सपोज टू बी मैनेज्ड. ओके सो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस थे. What are the main factors affecting the choice of source of funds? कौन से हैं हमें पता है. कॉस्ट है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस है,
पर्पस एंड टाइम पीरियड, रिस्क प्रोफाइल, कंट्रोल, टैक्स बेनिफिट्स, इतने सारे हमारे पास पॉइंट्स है। लास्ट में जब हम आएंगे ये चैप्टर में तभी ये पूरा क्वेश्चन है। ओके, सो इसमें आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स। कॉस्ट का मतलब देखिए हमारे पास दो कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड। ये दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कौन सा सोर्स के थ्रू फंड्स रेस करेंगे। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, देखिए इन द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड बिजनेस को हमेशा देखना पड़ेगा कि उनका साउंड फाइनेंशियल पोजीशन हो, ताकि वो लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो पे कर सके अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीगल स्टेटस। ओके, जो हमारा फॉर्म होता है वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मेरा कौन सा सोर्स होगा टू रेज द फंड्स। पर्पस एंड टाइम पीरियड, किस लिए चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो मैं डिबेंचर्स के थ्रू नहीं कर सकती। ओके, सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर। रिस्क प्रोफाइल, देखिए उन्हें देखना पड़ेगा कि ये जो भी सोर्स के थ्रू फंड्स रेज कर रही हूँ उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, सो वो रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसके ऊपर से मैं डिसाइड करूँगी विच सोर्स इज बेटर फॉर मी। कंट्रोल, देखिए कंट्रोल अभी उन्हें क्या चाहिए कि कंट्रोल ज़्यादा किसी के पास ना आए कंपनी का, तो वो लोग कोई और जो बोरोड कैपिटल है उसके थ्रू कर सकते हैं। बट इफ़ दे आर ओके कि इतने हद तक कंट्रोल अगर डाइल्यूट होता है देन इट इज़ फाइन, देन दे कैन डू इट थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट भी ध्यान में रखेंगे वो लोग कि यार कौन से सोर्स के थ्रू मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है और किसके थ्रू नहीं मिल रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट दे विल डिसाइड विच सोर्स ऑफ फंड इज गुड फॉर देम। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा डिबेंचर्स आर गुड फॉर्म फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू बट नॉट फॉर बिजनेस। डू यू अग्री? एक्सप्लेन। देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये अच्छा है डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं। डिपेंड करता है एक्चुअली कि कैसा हो सकता है। सो पार्शियली आई अग्री बट पार्शियली आई डोंट। वाई? क्योंकि जो डिबेंचर्स के जो बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है, वो बिजनेस को भी है और डिबेंचर होल्डर को भी है। वैसे ही जो डिसएडवांटेजेस है वो बिजनेस को भी है और डिबेंचर होल्डर्स को भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एडवांटेज में क्या हो जाता है बिजनेस को, देखिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिल जाता है और डाइल्यूशन भी नहीं हुआ मैनेजमेंट का, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें पैसे भी मिल गए। बट डिसएडवांटेज क्या है बिजनेस को, लायबिलिटी बढ़ जाती है ना कंपनी की लायबिलिटी बढ़ जाती है, बर्डन बढ़ गया, कभी ना कभी ये पैसे तो उन्हें चुकाने ही पड़ेंगे। बट एडवांटेजेस क्या है भी डिबेंचर होल्डर्स को, उनको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलते रहेगा नो मैटर व्हाट। कंपनी अगर अच्छा कर रही है नहीं कर रही डज नॉट मैटर टू देम। नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। वोटिंग राइट्स नहीं मतलब मैनेजमेंट में ये लोग हिस्सा नहीं ले सकते। हाउ द कंपनी इज गोइंग टू बी एडमिनिस्टर्ड, दे वोंट हैव एनी से इन दैट। ओके, सो इसका आंसर क्या होता है एग्जैक्टली, दैट आई डोंट अग्री कंप्लीटली बिकॉज the advantages of the debentures are there for business as well as the debenture holder, but along with that there are disadvantages of debentures for a business and the debenture holders. Okay, so this is how we are going to write this answer. Fine, I hope you have understood this much. So these were all the question and answers, all the important one of sources of business finance. अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस है जो मैंने इसमें नहीं कराए और आपको उसका आंसर जानना है, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू सो मच.